तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है द अनबॉर्न, जो कि 2009 में रिलीज की गई थी, जिसको डायरेक्ट किया है डेविड एस गोयर ने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की केसी बेल्डन को, जो कि जॉगिंग कर रही होती है। केसी को रास्ते में एक बच्चे का हैंड ग्लव मिलता है और उसको पास में ही एक अजीब सा बच्चा खड़ा दिखाई देता है, साथ ही एक मास्क डॉग दिखाई देता है। केसी उस डॉग का पीछा करती है और एक जगह पर पहुंचती है जहां पर जमीन में दफन एक बॉटल उसको मिलती है, जिसमें एक अनबॉर्न बच्चे की डेड बॉडी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और केसी अपनी फ्रेंड रोमी से बात कर रही होती है। वो उसको बताती है अपने एक ड्रीम के बारे में जो कि उसने देखा था और उससे वो मीनिंग पूछती है। मतलब कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में जो कुछ भी देखा था वो असल में केसी का एक नाइटमेयर था। अब रोमी उसको किसी किताब से देखकर थोड़ा बहुत कुछ बताती है और केसी, जो कि बेबी सिटिंग के लिए आई हुई थी, उसको कुछ आवाजें आती हैं और वो कॉल को कट कर देती है। केसी यहाँ पर मैटी नाम के बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए आई हुई थी और उसको उसकी आवाजें आती हैं कि मिरर्स डोरवेज होते हैं और केसी उसको चेक करने जाती है तो मैटी अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को मिरर दिखा रहा होता है और वो वही बातें बोलता है कि मिरर डोरवेज होते हैं और वो ये बात बोलता रहता है। फिर वो केसी से बोलता है कि जंपी पैदा होना चाहता है और वो फिर केसी पर उस मिरर को मार देता है। कुछ ही टाइम के बाद में मैटी के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और केसी अपने घर चली जाती है, जिसको कुछ खास चोट नहीं आई थी। घर पर केसी अपने फादर गॉर्डन के साथ में रहती है और केसी की मदर की काफी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी है, जिन्होंने असल में सुसाइड कर लिया था, जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। अब केसी अपने रूम में जाती है और वॉशरूम में होती है कि तभी उसको मिरर के पीछे से कुछ हलचल दिखाई देती है। केसी उस मिरर को चेक करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और वो सोने चली जाती है, जिसके बाद में हम मिरर पर होती हुई हलचल को देख पाते हैं। अब अगले दिन केसी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, जहाँ पर अंडे के अंदर से एक बग भी बाहर आती है और केसी इससे थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब तभी केसी अपने कॉलेज में होती है अपने बॉयफ्रेंड मार्क और रोमी के साथ में, जहाँ पर रोमी उसको बताती है कि न्यू बॉर्न बच्चों को 1 साल से पहले मिरर दिखाने से उनकी डेथ हो जाती है, जो कि एक सुपरस्टिशन माना जाता है, जिस पर रोमी तो बिलीव करती है, लेकिन मार्क और केसी इस चीज को मजाक में लेते हैं। केसी अब अपनी क्लास में होती है जहाँ पर उसको थोड़े से चक्कर आने लगते हैं और वो उसको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि जंपी पैदा होना चाहता है और अपने पास केसी को एक बग दिखाई देता है, जिससे वो परेशान होकर क्लास से बाहर चली जाती है। केसी अब बात लेने जाती है और रोमी से बात करते टाइम रोमी उसको बताती है कि केसी की आंखों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। केसी अब डॉक्टर से कंसल्ट करने जाती है और डॉक्टर ये बताते हैं कि ये पिगमेंटेशन नॉर्मल हो सकती है और वो उसका टेस्ट करने के लिए केसी की आईज की डिजिटल पिक्चर्स ले लेते हैं। केसी अब मार्क के साथ में घर जा रही होती है, जहाँ पर वो मार्क को अपने साथ घर पर रुकने का बोलती है, क्योंकि केसी के डैड टाउन से बाहर गए हुए थे। केसी को अब रास्ते में फिर से अपने ड्रीम वाला लड़का दिखाई देता है, जो कि सडनली गायब हो जाता है और केसी इससे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। रात को घर पर केसी और मार्क इंटीमेट होते हैं और फिर वो बात करते हैं, जहाँ पर केसी अपनी मदर के बारे में बताती है और हम फ्लैशबैक भी देख पाते हैं, जहाँ पर केसी की मॉम मेंटल हॉस्पिटल में थी और उनकी आंखों का कलर भी चेंज हुआ था और उस दिन उनको अपनी रियल बर्थ मदर के बारे में पता चला था, क्योंकि वो अडॉप्टेड थी और लेटर ऑन सम डे उन्होंने सुसाइड कर लिया। केसी अब वॉशरूम जाती है, जहाँ पर फिर से मिरर हलचल करने लगता है और केसी उसको ओपन करती है तो उसमें उसका वही ड्रीम वाला लड़का जो होता है उसको हॉन्ट करता है, जिससे केसी बहुत डर जाती है और मार्क आकर उसको संभालने लगता है। मार्क मिरर के पीछे चेक भी करता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और केसी उस मिरर को निकाल कर अलग रख देती है। अब अगले दिन केसी जॉगिंग पर जाती है और उसको पता चलता है कि मैटी की न्यू बॉर्न सिस्टर की डेथ हो गई है। जी हाँ। खैर इसके बाद में केसी अब डॉक्टर के पास में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि केसी की आई की पिगमेंटेशन एक्चुअली में ट्विंस के साथ में होती है, जहाँ पर ट्विंस का ब्लड आपस में एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन केसी ये बोलती है कि वो तो सिंगल चाइल्ड ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। केसी अब अपने फादर के पास में जाती है और उनसे अपने ट्विन होने वाली बात का बोलती है, जिस पर वो ये बताते हैं कि केसी ट्विन ही होने वाली थी, जिसका एक भाई भी था। लेकिन केसी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो उसके गले में ही फंसने से उसकी पेट में ही डेथ हो गई थी, यानी कि उसके भाई की, जिसे सुनकर केसी और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, एज उसको ये सब पता ही नहीं था और उसको लगता है कि उसकी मदर ने इसलिए ही सुसाइड किया होगा। अब अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर वो होती है जो कि माँ को बच्चे से कनेक्ट करती है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब केसी के फादर उसको एक और शॉकिंग बात बताते हैं कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चों के लिए निक नेम्स भी सोचे थे, जहाँ पर लड़के का नाम जंपी रखा जाना था, जिसे सुनकर केसी और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि ये नाम वो पहले भी देख चुकी है। अब केसी अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसको अपनी मदर का पुराना सामान मिलता है, जिसमें कुछ ओल्ड टेप्स
थी और कुछ फोटोज और न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह। केसी को न्यूज़पेपर कटिंग में एक लेडी सोफी के बारे में पता चलता है और सोफी की प्रेगनेंसी के टाइम की पिक्चर भी मिलती है, जिसमें सोफी के साथ वही लड़का खड़ा था जो कि केसी को अपने ड्रीम्स में दिखाई देता था। केसी अब रोमी के साथ में सोफी से मिलने जाती है एक ओल्ड एज होम में, जहाँ पर सोफी केसी को देखते ही बोलती है कि केसी ट्विन थी, क्योंकि सोफी ऐसी चीजें फील कर पाती थी। केसी सोफी से अपनी मदर के बारे में पूछती है, जिस पर सोफी बोलती है कि वो उसको नहीं जानती, यानी कि उसकी माँ को। और केसी सोफी को सोफी की पिक्चर दिखाती है जिसके साथ में वही लड़के की स्पिरिट खड़ी हुई थी, जिसे देखकर अचानक से सोफी बहुत घबरा जाती है, केसी को वहाँ से भगा भी देती है। अब इसके बाद में केसी अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लबिंग जाती है ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय कर सके और हल्की फील कर सके। लेकिन यहाँ पर केसी की हालत और खराब होने लगती है और उसको वही ड्रीम वाला बच्चा दिखाई देता है, जिससे कि केसी काफी डर जाती है। केसी वॉशरूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसको वॉमिटिंग होने लगती है और उस बच्चे की स्पिरिट वहाँ भी आती है और केसी को हॉन्ट करने लगती है। यहाँ पर अब हर जगह से बहुत सारे बग्स और ब्लड आने लगता है, जिससे कि केसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसको अपनी मदर की स्पिरिट भी दिखाई देती है और केसी अब तक बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। तभी मार्क और रोमी आकर उसको संभालते हैं। घर जाकर केसी सो जाती है और नाइटमेयर में उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि उसके पेट को टॉर्न कर रहा था, यानी कि फाड़ रहा था, और वो डर जाती है, जिससे केसी की नींद टूट जाती है। उसको तभी सोफी का कॉल आता है और सोफी उसको अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। केसी सोफी के पास में जाती है और सोफी उसको बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर मतलब की नानी है। अब भाई इसको इंडिया के हिसाब से मत लेना, क्योंकि बाहर पर ग्रैंड मदर ही बोला जाता है, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि मदर साइड से है या फिर फादर साइड से, यानी कि ये मैटरनल ग्रैंड मदर है। और सोफी आगे ये बताती है कि उसकी फोटो में जो स्पिरिट दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि सोफी का भाई बार्तो है। सोफी आगे कहानी बताती है जिसका फ्लैशबैक हम देख पाते हैं, जहाँ पर नाजीज जो थे वो ट्विंस पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे ताकि वो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च कर सकें। और इसके ऊपर मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करी है जो कि बहुत बढ़िया है, तो जाकर जरूर देखना। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर नाजीज यहाँ पर अपना ही एक अलग फॉर्मूला निकाल रहे थे। सोफी और बार्तो को भी नाजीज ने पकड़ लिया था और बार्तो पर एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। बहुत सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे जो कि बहुत ही पेनफुल थे, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाया करती थी। और बार्तो भी एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में मारा गया था, लेकिन 2 ही दिन बाद वो जाग जाता है, यानी कि सोफी और बार्तो यहाँ पर ट्विंस हुआ करते थे। खैर बार्तो के जिंदा होने के बाद में वो नॉर्मल नहीं था और सोफी ये चीज समझ जाती है कि वो इविल है और उसने ही बार्तो को खुद मार दिया। अब उसके बाद में सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज आती है, यानी कि असली पत्ते खुलते हैं। सोफी ये बताती है कि बार्तो के अंदर असल में एक डिबक ने कब्जा कर लिया था जो कि खुद को इस दुनिया में लाना चाहता था, और बार्तो के मरने के बाद में वो कुछ टाइम तक शांत हो गया, क्योंकि डिबक को बहुत वक्त लगता है अपनी पावर्स जोड़कर हम तक आने में। सोफी आगे बोलती है कि डिबक ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जिनको हेवन में जाने से रोक दिया जाता है और वो बीच में फंसकर रह जाते हैं। साथ ही केसी को दिखने वाले बग्स, डॉग्स, ये सब उस डिबक के द्वारा यूज किए जाने वाले एनिमल्स हैं, जिनसे इनिशियल स्टेज पर डिबक अपनी पावर्स बढ़ाता है, यानी कि बेसिकली वो डर के ऊपर जीता है। सोफी केसी से बोलती है कि तब सोफी ने उस डिबक को मार दिया था, बट वो अब वापस आ रहा है और वो केसी के पीछे है, क्योंकि डिबक ट्विंस को यूज करता है और केसी का भाई नहीं रहा, इसलिए डिबक केसी के पीछे है। और यही रीजन है कि मैटी की बहन को इस डिबक ने मार दिया था अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। और असल में हुआ ये था कि ये सच जो था वो केसी के माँ को पता चल गया था और अब केसी को उस डिबक से बचकर भागना होगा और अपने घर के मिरर्स को भी केसी को तोड़ना होगा, क्योंकि मिरर्स का यूज करके ही डिबक अपना शिकार करता है। और इसलिए ही मैटी यहाँ पर बार बार ये बोल रहा था कि मिरर डोरवे होते हैं, यानी कि पोर्टल्स जिनको कहा जाता है। सोफी अब केसी को एक रबाई के पास जाने के लिए बोलती है जिनका नाम जोसेफ सैंडैक होता है। उनका ये कहना था कि वो उसकी मदद कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जूइश एग्जॉर्सिज्म करना होगा जो कि एक रबाई ही कर सकता है। केसी अब रबाई सैंडैक के पास में जाती है और उनको वो बुक देती है जिसमें डिबक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन रबाई यहाँ पर ये बोलते हैं कि उनको इन सब में भरोसा तो है नहीं, लेकिन वो केसी के लिए इस किताब को जरूर पढ़ेंगे। केसी अब अपने घर जाती है और वहाँ पर लगे हुए सारे मिरर्स को तोड़ देती है। केसी अब अपनी मदर की टेप्स को देखती है जिसको उसने पहले भी देखा था, और उसमें इस बार केसी को वही मास्क डॉग दिखाई देता है और बार्तो की स्पिरिट भी हॉन्ट करती है, और ये जगह वही है जहाँ पर केसी की मदर ने सुसाइड किया था। खैर अगले सीन में केसी से मिलने रोमी आ रही होती है कि तभी मैटी रोमी की कार से टकराता है, लेकिन शॉकिंगली उसको कुछ भी नहीं होता। मैटी वही है जिसने अपनी बहन को मार दिया था और वो रोमी से बोलता है कि वो केसी की हेल्प ना करे, नहीं तो मारी जाएगी। मे बी यहाँ पर उसके अंदर डिबक होगा, तभी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। रोमी केसी के घर जाकर उसको ये सब बताती है और बोलती है कि वो केसी को अकेला नहीं छोड़ेगी। अब इसी बीच होता यह है कि
सोफी पर भी डीबग की स्पिरिट अटैक करती है और उसको भी जान से मार देती है। अब अगले दिन सोफी से मिलने के लिए केसी जब जाती है तो उसको सोफी की डेथ के बारे में बहुत ही दुख होता है और उसको सोफी का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये डीबग केसी को कमजोर करने की कोशिश करेगा और केसी उस डीबग से बचने के लिए जल्दी ही अपना एग्जॉर्सिज्म करवा ले। केसी अब बहुत ही दुखी थी और समझ गई थी कि ये डीबग उसके आसपास के सारे लोगों को उससे छीनना चाहता है ताकि वो उसको इजीली पजेस कर सके। बेसिकली वो उसकी एनर्जी पर फीड करना चाहता था। खैर थोड़ी देर के बाद में रोमी और केसी वीडियो चैट कर रही होती हैं और अचानक से उसे रोमी के रूम के मिरर में उसे बार्थो का रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी कि वो डीबग अब रोमी को मारने आया था। केसी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रोमी के घर जाने को बोलती है और इधर अपने घर पर रोमी नीचे जाती है डोर बेल आंसर करने के लिए और वहाँ पर मैटी एक नाइफ लेकर खड़ा हुआ था और वो उसको नाइफ से मार देता है। अब नाइफ से मारने के बाद वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ पर केसी और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं, लेकिन अब तक रोमी की डेथ हो गई थी। अब तभी डीबग मैटी के शरीर से निकलकर रोमी के डेड शरीर में एंटर कर जाता है और ये देखकर मार्क और केसी वहाँ से भागते हैं मैटी को लेकर। केसी अब रबाई सैंडैक से मिलने जाती है और वहाँ पर रबाई केसी और मार्क को प्रीस्ट आर्थर से मिलवाते हैं, जो कि केसी के एग्जॉर्सिज्म में रबाई का साथ देंगे। अब अगले सीन में हमको रबाई, आर्थर और बाकी के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इस एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 लोग यूज होते हैं और ये सब लोग उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर केसी की मदर ने सुसाइड किया था, क्योंकि वहीं से ये सब शुरू हुआ है। खैर रबाई सैंडैक सबको एग्जॉर्सिज्म के रूल्स और बाकी चीजें समझाते हैं और केसी का एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। सब लोग अब एग्जॉर्सिज्म के राइट्स पढ़ने लगते हैं और केसी अपने नाइटमेयर्स में जाने लगती है और कुछ ही देर के बाद में बार्थो की स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है। बार्थो सबको दूर फेंकने लगता है और कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। मार्क अब केसी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और बार्थो यहाँ पर प्रीस्ट आर्थर को पजेस करके उससे केसी का पीछा करवाता है और उसको पकड़कर जान से मारने लगता है, लेकिन मार्क आर्थर को बेहोश करके केसी को बचा लेता है। केसी अब मार्क के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि मार्क को डीबग ने पजेस कर लिया है और पोजेशन में मार्क केसी को मारने आता है। मार्क अब केसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन रबाई सैंडैक वहाँ पर लास्ट राइट्स पढ़ने के लिए आ जाते हैं और केसी भी बाकी के राइट्स उनके साथ में पढ़ने लगती है और डीबग स्पिरिट जो होती है वो मार्क का शरीर छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन मार्क नीचे गिर जाता है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है और केसी इससे पूरी तरह टूट जाती है। बेसिकली डीबग यहाँ पर उसकी स्पिरिट को भी अपने साथ ले गया एनर्जी के रूप में। अब मूवी के आखिरी सीन में केसी जॉगिंग कर रही थी और उसको कुछ बातें याद आती हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि केसी भी मार्क से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको भी ट्विन बच्चे होने वाले थे। साथ ही सोफी ने ये बताया था कि ये डीबग उनकी ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है और वो अभी तक उनके पास आने की कोशिश कर रहा है और ब्लड लाइन से जुड़े होने का मतलब ये है कि डीबग दोबारा वापस जरूर आएगा। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनबॉर्न 2009 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी।